लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी 124वां संविधान संशोधन विधेयक पारित हो गया। अब इस बिल के पास हो जाने के बाद सामान्य वर्ग के गरीब लोगों के लिए 10% आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है। मोदी सरकार ने सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को 2019 के शुरुआत में बड़ा गिफ्ट दिया है। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी सामान्य वर्ग के गरीबों के आरक्षण से संबंधित संविधान संशोधन बिल राज्यसभा में पास हो गया, जिसके बाद अब सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण मिलने लगेगा। ऐसे संवैधानिक प्रावधान किया जा रहा है इस संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से कि उन लाखों परिवार के ऐसे सामान्य वर्ग के लोगों को जो गरीबी रेखा के आसपास अपना जीवन यापन करने के लिए मजबूर है, उनको इससे शैक्षणिक संस्थाओं में और सरकार की सेवाओं में नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिलने लगेगा। इस बिल के पास होने पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि वो राज्यसभा में बिल को मिले समर्थन से काफी खुश हैं और ये सामाजिक न्याय की जीत है। सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण पर मोहर लगाकर सबका साथ सबका विकास के मंत्र को और मजबूत करने का काम किया गया है। बता दें कि लोकसभा के बाद राज्यसभा में 124वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया था। बिल में सामान्य वर्ग के लोगों को नौकरियों और शिक्षा में आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण देने का प्रावधान है। इस पर राज्यसभा में करीब 8 घंटे चर्चा हुई और 30 से ज्यादा नेताओं ने अपनी बात रखी। राज्यसभा में वोटिंग हुई और इस बिल के पक्ष में 165 वोट पड़े, जबकि विरोध में सिर्फ 7। अब राज्यसभा से पास हो जाने के बाद इस बिल को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद से कानून बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इधर अयोध्या जमीन विवाद मामले की सुनवाई आज से सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों वाली बेंच करेगी, जिससे इस मामले के जल्द निपटारे की उम्मीद जताई जा रही है। अयोध्या जमीन विवाद मामले में आज का दिन काफी अहम साबित होने वाला है, क्योंकि आज से अयोध्या मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ करेगी। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ में 5 जज शामिल होंगे और इस संवैधानिक पीठ का नेतृत्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई करेंगे। मुकदमे की सुनवाई के लिए 5 जजों की पीठ के गठन पर इस मामले से जुड़े पक्षकारों ने खुशी जताई है। हम इसके लिए जो है पहले से भी हम लोग चाहते रहे कि जो है इसकी सुनवाई जितने ज्यादा से ज्यादा जो है जज साहब जो है होंगे उतनी ही अच्छी सुनवाई होगी, उतना अच्छा ही फैसला होगा। 5 बेंच हो गए तो और अच्छा ही है और जल्दी से जल्दी काम हो जाएगा। जो काम देर होना था और जल्दी से जल्दी निर्णय हो जाएगा। आइए जान लीजिए 5 जजों की बेंच के गठन पर पक्षकारों के वकीलों का क्या कहना है। ये बिल्कुल एक सही फैसला है और इसके बारे में तो पहले भी कोर्ट से दरख्वास्त की गई थी कि 5 जजों की बेंच या उससे ज़्यादा की जजों की बेंच बनाई जानी चाहिए, लेकिन वो किसी भी वजह से वो एक जुडिशियल ऑर्डर में रिजेक्ट हो गया था। अभी प्रेजेंटली ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने ये मुनासिब समझा है कि इसको 5 जजेस से सुनना चाहिए, तो वो एक बहुत अच्छा फैसला है। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार ये अनप्रेसिडेंटेड है कि जुडिशियल वर्डिक्ट के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे ये मामला कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को भेजा गया है, और अगर ये मामला कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को भेजा गया चीफ जस्टिस द्वारा तो उसमें पहले कॉन्स्टिट्यूशनल प्रश्न फ्रेम होंगे और उसके बाद इस मसले की आगे सुनवाई की। आज से 5 जजों की पीठ जरूर सुनवाई करेगी, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि संवैधानिक पीठ मामले की सुनवाई रोजाना करेगी या नहीं। साथ ही ये भी माना जा रहा है कि ये पीठ पहले संवैधानिक प्रश्नों को फ्रेम करेगी और उसके बाद ही आगे की सुनवाई होगी। हालांकि इस पूरे मामले में यह देखना होगा कि अगर संविधान पीठ इस पूरे मामले की सुनवाई दिन प्रतिदिन के आधार पर करता है तो उम्मीद यह भी लगाई जा रही है कि राम जन्मभूमि विवाद मामले में फैसला जल्द से जल्द आ सकता है। हालांकि 5 जजों की संविधान पीठ इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी तो देखना यह भी होगा कि आने वाले दिनों में संविधान पीठ कौन कौन से वो संविधान के क्वेश्चन को आने वाले दिनों में फ्रेम करेंगे, जिसको लेकर संविधान पीठ का गठन किया गया है। बता दें कि इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने
30 सितंबर 2010 को मामले में फैसला दिया था और जमीन को रामलला, विराजमान, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के बीच बराबर बांट दिया था। लेकिन सभी पक्षकारों ने 13 अपीलों के जरिए हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी, जिसमें 4 जनवरी को ही पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले की सुनवाई के लिए बेंच गठित करने की बात कही थी और मंगलवार को 5 जजों की संवैधानिक पीठ का गठन कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। मकर संक्रांति का त्यौहार आने में अब कुछ ही दिन है, लेकिन बाजारों में पतंगे सज गई हैं और इस बार भी ये पतंग राजनीति के पूरे रंग में सराबोर हैं। लोकसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन लोगों ने पीएम मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बीच पावर पेंच लड़ाने की तैयारी कर ली है। किसमें कितना दम की थीम पर इस बार गुजरात के आसमान में पीएम मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बीच सीधी टक्कर होगी। मोदी बनाम राहुल की इस लड़ाई में दांव के साथ पेंच पर जोर होगा और इसके लिए खास पतंग मैदान में आ गई है। मकर संक्रांति के मौके पर पतंगबाजी का अपना मजा है और बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक इस दिन पतंगबाजी के अपने शौक को पूरा करते हैं। इसी शौक के मद्देनजर गुजरात के शहर पतंग बाजार में कई तरह की पतंग तैयार की गई है, जिसमें खास मोदी बनाम राहुल, बाहुबली, स्टैचू ऑफ यूनिटी, अभिनेता अभिनेत्री की थीम वाली पतंग की डिमांड है। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी जी की आमने सामने मुख वाली पतंग आई है, वो मार्केट में बहुत जोरों से चल रही है और इस बार थोड़ा पतंग में रेट भी कम है क्योंकि जीएसटी के वजह से थोड़ा बाजार में भी काउंटडाउन चल रहा है और नई वैरायटी आई है मार्केट में, बच्चों के भी मार्केट में नई वैरायटी आ रही है। पिछले साल मोदी बनाम राहुल के अलावा मैं विकास हूँ, बुलेट ट्रेन की थीम पर पतंगे बाजार में थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस बार किसमें कितना दम की थीम पर पतंगे बनाई गई हैं। उम्मीद की जा रही है आयरन मैन, थॉर, छोटा भीम और स्पाइडरमैन जैसे सुपर हीरो की वैरायटी की पतंगे भी मार्केट में अपना दम दिखाएंगी। रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कहते हैं कुंभ मेले के दौरान संगम तट स्वर्ग में तब्दील हो जाता है। तट की आबो हवा के साथ गंगा यमुना सरस्वती का मिलन लोगों का मन मोह लेता है। आज हम आपको संगम के स्वर्ग जैसे नजारे से रूबरू कराते हैं। हाथों में महादेव का डमरू, पूरे शरीर पर भस्म और हर हर गंगे के साथ हर हर महादेव का उद्घोष। ये नजारा है स्वामी वासुदेवानंद की पेशवाई का। ऊंट और घोड़े पर सवार होकर संत गाजे बाजे के साथ कुंभ मेला क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। पेशवाई के श्रृंखला में आज स्वामी वासुदेवानंद महाराज जी का एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है। जहाँ पे आप खड़े हैं वह पंचायती श्री निर्णय अखाड़े का प्रवेश द्वार है। हमारी परंपरा है, जो भी संत महात्मा अपनी पेशवा लेके आता है, माला फूल जो हमसे होता है करते हैं स्वागत, वही आज किया है। एक तरफ पेशवाई की पवित्रता, वहीं दूसरी ओर गंगा के कलकल करते जल में उतरी सूर्य की किरणें दिव्य एहसास दिलाती हैं। गंगा जल के साथ जब सूर्य की किरणें हिलोरे लेती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे गंगा ने सूर्य का आलिंगन कर लिया हो। और इस अद्भुत आलिंगन का गवाह बनते हैं गंगा से अटखेलियां करते विदेशी साइबेरियन पक्षी, जो श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बने। श्रद्धालु उन्हें दाना देते हैं और वो बड़े प्यार से खाते हैं। इसका कोई माने नहीं है, इतना बखान है इसका ये शब्द की कोई बात नहीं है। हम लोग कितने बड़े में इसका शब्द बोलने, सब छोटा है। इस गंगा बर्ड्स जो आई हुई है, चिड़िया आई हुई है 7 समंदर पार से, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है इसको देख के, चिड़िया को।
संगम आने वाले सभी श्रद्धालुओं की इच्छा होती है कि वो गंगा, जमुना और सरस्वती का मिलन भी देखें। जो श्रद्धालु इस मिलन स्थल पर पहुंचते हैं, माँ गंगा का गुणगान अपने गीतों से करते हैं। गंगे तो दर्शनार्थ मुक्ति, गंगा दर्शन ही गंगा स्नान है। हर हर गंगे, जय माँ गंगे के उद्घोष से समूची संगम नगरी गुंजायमान है। न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त संगम तट पर मौजूद है। हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का पावन संगम हो रहा है। तो अगर आपको भी इस खूबसूरत दृश्य को देखना है, अपनी आंखों में हमेशा के लिए कैद करना है, तो आप कुंभ आइए और इस दिव्य और भव्य कुंभ का आनंद लगाइए। यहाँ की माटी का तिलक कीजिए और माँ गंगा से आशीर्वाद लीजिए। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 संगम तट से प्रयागराज। और चलिए, बिहार झारखंड की बाकी खबरों को देखने के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18bihar.com और news18jharkhand.com।